हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 आईएससी स्पेसिमेन पेपर फॉर इकोनॉमिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। 16 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ऑल द 1 मार्क क्वेश्चंस। अगर मिस आउट कर चुके हो देन डू चेक दैट आउट। एंड चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द आईएससी एग्जामिनेशंस, इवन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशंस, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि वीडियो ढूंढने में मुश्किल ना हो। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अगर प्रिपरेशन में कोई भी डाउट्स आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। बोथ आर द 2 मार्क क्वेश्चंस में सब पार्ट्स भी हैं। पहला क्वेश्चन, रोमन 1, प्राइसेस ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स हैव शॉट अप इन द न्यू ईयर एज कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर्स pass on the impact of rising raw material cost and higher freight charges to customers। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैन्युफैक्चरर राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है और हायर फ्रेट चार्जेस जो है, ये कस्टमर को पास ऑन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। लाइक वॉशिंग मशीन, 5 to 10% प्राइस हाइक इनमें देखने को मिल रही है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सप्लाई दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलस्ट्रेट द सेम इन अ डायग्राम। तो सप्लाई का बिहेवियर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नाउ, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करता है, इंडिकेटिंग देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई एट ईच प्राइस लेवल। दिस इज बिकॉज हायर प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ बढ़ चुकी है मैन्युफैक्चरर्स की, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है? द मैन्युफैक्चरर्स विल सप्लाई लेस एट द एग्जिस्टिंग प्राइसेस। In the diagram, if you see, P is the existing price and P1 is the new price. As a result, the equilibrium price of these consumer durables increases and the equilibrium quantity decreases. जो S curve है ये वाली, this is the original supply curve. अब cost of raw materials, cost of production बढ़ने के कारण से the supply curve has shifted to the left. Supply कम हो जाएगी and S1 is a new supply curve. So the shift of supply curve from S to S1, it shows a decrease in supply leading to a higher equilibrium price. So the higher equilibrium price is now P1। अगर वो सेम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं, उसकी कीमत भी यहाँ बढ़ जाएगी, P1। The shift of S to S1 shows a decrease in supply leading to higher equilibrium price. Equilibrium price is now higher, as you can see, P1 in the diagram. So this analysis helps us to understand how external factors like raw material cost and freight charges affect the supply and pricing of consumer durables। समझ के करना है यहाँ पर। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सेलर की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा अब बेचना नहीं चाहेंगे एट द सेम प्राइस, वो अब कम बेचना चाहेंगे। और अगर उन्हें सेम क्वांटिटी बेचनी है तो उनको प्राइस हाइक करना पड़ेगा, इन प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन 2। If the price hike in the market is about 10% and this leads to a fall in the quantity demanded by 12%, calculate the price elasticity of demand। I also mentioned the degree of price elasticity of demand। नाउ फॉर्मूला सबसे पहले लिखना जरूरी है, फॉर्मूला जरूर से लिखना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ है तो -12%, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो +10%, ओवरऑल वैल्यू आ रहा है -1.2। जब भी माइनस आता है माइनर कंसिडर नहीं करते, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई फॉर अस द वैल्यू ऑफ ईपी विच इज प्राइस वेलोसिटी is 1.2, and 1.2 is greater than 1. This means the demand for the product is elastic। Okay, for reference you can use it। जब भी greater than 1 होता है elastic demand, जब भी less than 1 होता है उसको inelastic demand बोलते हैं, और जब भी equals to 1 होता है that is called unitary elastic। More are there। अगर equals to 0 है then that is perfectly inelastic। अगर infinity है that is perfectly elastic। Those scenarios are also there। Let's move on to the next one that we have, question 3, Roman 1। Union Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman announced during her budget speech that the center would reduce its fiscal deficit to 5.1% of GDP in 24-25, and the present deficit is 5.8%.
What would be the impact of this decision on government borrowing? So गवर्नमेंट बोरोइंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका और क्यों पड़ेगा? 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। फिजिकल डेफिसिट को अगर कम किया जाता है फ्रॉम 5.8% टू 5.1% ऑफ जीडीपी, इसका मतलब है गवर्नमेंट बोरोइंग विल डिक्रीज। अब नाउ कैसे? व्हेन फिजिकल डेफिसिट इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब है गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है, एम्स टू आइदर इंक्रीज रेवेन्यू और अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है, या फिर दोनों ही कर रही है। इसका मतलब होता है दैट गवर्नमेंट को अब कम बोरो करना पड़ेगा। डेफिसिट ही कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और या फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम रहा है, या दोनों ही हो रहे हैं। इस केस में अगर डेफिसिट कम होगा, देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कम बोरो करना होगा टू मीट द डेफिसिट। So, in summary, reducing the fiscal deficit will lead to a decrease in government borrowing, which can have positive effects on the economy by reducing debt burden, improving the investor confidence, and lowering interest costs. Formula wise अगर देखोगे, this is the formula: fiscal deficit equals to total expenditure of the government minus all the revenue receipts and other receipts and recoveries of loan. सो ऑब्वियसली ये अगर नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, दैट इज द डेफिसिट। और जितना ही डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, उतना ही गवर्नमेंट को बोरो करना होता है टू मीट दैट डेफिसिट। एक्सपेंसेस तो मीट करने ही होंगे, पेमेंट तो करना ही होगा, एंड गवर्नमेंट बोरोज मनी। सो अगर डेफिसिट कम हो जाता है, देन डेफिनेटली गवर्नमेंट को कम बोरो करना होगा, सो गवर्नमेंट का बोरोइंग भी कम हो जाएगा, इन सिंपल लैंग्वेज। Therefore, reduction of fiscal deficit will lead to reduction of borrowing. Let's move on to the next question. 3 का Roman 2. It is believed that increase in public expenditure leads to inflation. Public expenditure मतलब होता है गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है ऑन द कंट्री, ऑन द पीपल, उससे इन्फ्लेशन होता है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर व्हाट circumstances may a government consider it prudent to increase public expenditure to control inflation? यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करेगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी भी नहीं। देख लेते हैं इसका आंसर। नाउ नॉर्मली जनरल सिचुएशन में वी नो दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब लोगों का इनकम, इसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से इन चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। However, there are certain circumstances जहाँ पे गवर्नमेंट may consider it wise to increase public expenditure to control inflation. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। फर्स्ट कंडीशन दैट वी मे ऑल थिंक ऑफ एंड कैन रिलेट, द इमरजेंसी सिचुएशंस। नेचुरल कैलामिटी हो गया, पैंडमिक हो गया जैसे कोविड-19, गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है सेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को, बेसिक नेसेसिटीज चीज़ों के ऊपर, ताकि वो चीज़ों की कीमतें ना बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइम पे, सिचुएशन पे सप्लाई चीज़ों की नहीं मिल पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट हो जाता है, जहाँ पे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं टू मेक इट अवेलेबल टू द पीपल इन द मार्केट। अपवर्ड प्रेशर आ जाता है प्राइस पर, एंड प्राइसेस स्टार्ट शूटिंग अप। In these cases, government can come up and increase the public expenditure in terms of subsidies, ताकि लोगों को चीज़ें कम दाम में, सही दाम में ही मिल जाए। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस भी कंट्रोल में रही। ये तो हो गया इमरजेंसी सिचुएशन का एक केस। यही क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, जहाँ पर 5 मार्क्स या 4 मार्क तुम्हें दिया गया है, एंड यू हैव टू राइट मोर देन 1 पॉइंट। तब क्या क्या पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। नंबर सेकेंड पॉइंट हो सकता है द सप्लाई साइड मेजर्स। जैसे गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जैसे हो गया रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, on setting up new railway networks, energy, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इन पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इससे क्या होगा, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेस। चीज़ें कम दाम में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं अगर बिजनेस को एनर्जी सस्ती में मिल जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, देन ऑब्वियसली द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द बिजनेस विल गो डाउन। सप्लाई जिससे बढ़ेंगी एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेशन ही कंट्रोल हो जाएगा।
चीज़ों की कीमतें भी स्टेबल हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टिमुलस ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड लोगों का कम हो जाता है, पीपल डोंट बाई मच, ज़्यादा खरीदते नहीं हैं लोग क्योंकि उनका इनकम भी यहाँ पे कम हो जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिमांड, लोग में डिमांड को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, आइडल रिसोर्सेज को यूज करती है, प्रोडक्शन को बूस्ट अप करती है, डिफ्लेशन को प्रिवेंट करती है, एंड दैट विल हेल्प टू बैलेंस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिटिगेटिंग बोथ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया ड्यूरिंग रिसेशन और चीज़ों की कीमतें स्टेबल हो गई। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन पे खर्च, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पे, स्किल डेवलपमेंट पे खर्च, इससे क्या होगा, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पीपल विल बी मोर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इन द लॉन्ग रन यही चीज़ें, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, that will help to stabilize the prices in the economy. And the fifth point that we have here is counteracting external shocks. Now there are external factors also जो prices को control करता है, impact करता है, जैसे global oil prices. Now government may increase public expenditure to mitigate the impact on domestic economy. जैसे government can invest more on renewable energy sources. This will reduce reliance on imported fuels and stabilize the prices. Government can invest more in setting up those kind of industries that will help setting up electric cars. Government is already doing that. So that will help to stabilize the prices, the expenditure of the government on renewable energy sources. So by carefully targeting public expenditure towards areas that enhance supply, improve productivity, and support vulnerable populations, the government can effectively manage inflationary pressures, fostering economic growth and stability. If you have still any questions, any doubts, do let me know in the comments box below. We'll see you in the next video with next set of questions that we have. Stay tuned for more and subscribe to get notified whenever a new video is shared, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और वीडियो मिस ना हो, प्रिपरेशन में देर ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।